हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका क्यूरियस क्लैन में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार हमारे सौर मंडल के बाहर नए नए ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के मिलने की खबरें पढ़ी या सुनी होंगी। हमारे सौर मंडल के बाहर खोजे गए नए ग्रहों को हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। इन्हीं खबरों में आपने ये भी सुना होगा कि इन ग्रहों पर जीवन की संभावना है या नहीं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पानी है या नहीं। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि ये ग्रह गैस के हैं या चट्टानी ठोस ग्रह हैं। अब हम सबके अंदर की क्यूरियोसिटी से ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इस विशाल ब्रह्मांड में इतने दूर स्थित इन पिंडों की इतनी सारी जानकारी आती कैसे है। फ्रेंड्स, आज हमारा ये क्यूरियस क्लैन जानेगा इन्हीं सवालों के जवाब। हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इन एक्सोप्लैनेट्स की खोज का विज्ञान। तो तुरंत स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में खरबों ही तारे और ग्रह हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केवल हमारी आकाश गंगा में ही 200 बिलियन स्टार्स हैं, यानी 20,000 करोड़ सितारे, और इनमें से 40 बिलियन यानी 4,000 करोड़ सितारों में जीवन पनपने योग्य ग्रह हैं। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रात में किसी भी समय हमें आकाश में दिखने वाले हर 5 में से एक तारे के पास हमारी पृथ्वी जैसा एक ग्रह होता है। अमेजिंग, राइट? दरअसल वैज्ञानिकों को नए ग्रह जीवन की संभावना के लिए तलाशने होते हैं। ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि वे धरती की तरह दिखने वाले या वो ग्रह जो अपने सूर्य की उचित दूरी पर परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें ही तलाशें। सर्वप्रथम एक्सोप्लैनेट 1988 यानी 1988 में कनाडा के खगोल वैज्ञानिकों ब्रूस कैंपवेल, G.A.H. वॉकर तथा स्टीफन यंग ने गामा सेफेई स्टार सिस्टम की परिक्रमा करता एक ग्रह खोजा था। लेकिन इस ग्रह की पुष्टि 2003 में हो पाई थी। मार्च 2020 तक हमारे वैज्ञानिक 4,141 एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर चुके हैं और हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कक्षीय क्षेत्र जहां पानी तरल अवस्था में रह सके जिससे जीवन पनपने की संभावना हो, ऐसे क्षेत्र में 40 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की भी खोज की जा चुकी है। एक्सोप्लैनेट यानी सौर बाह्य ग्रहों की खोज का विज्ञान अत्यंत जटिल होता है, लेकिन हम इसे कुछ आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके सबसे प्रमुख 3 प्रकार की बात करेंगे, जिन्हें हम आसान भाषा में शैडो यानी परछाई, रेनबो और रेडियो के रूप में समझ सकते हैं। जी हाँ, शैडो, रेनबो और रेडियो, ये तरीके ही इस अनंत ब्रह्मांड में हम मनुष्यों के आँख और कान का काम करती है। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कैसे? दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे इन एक्सोप्लैनेट्स को वैज्ञानिक खोजते कैसे हैं, इनकी खोज होती कैसे है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज में शैडो यानी छाया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्हें खोजने के कई तरीके होते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं, जैसे संक्रमण विधि यानी ट्रांजिट मेथड, दूसरा कोणीय गति यानी रेडियल वेलोसिटी, तीसरा ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग, चौथा ऑर्बिटल ब्राइटनेस और पांचवा एस्ट्रोमेट्री। लेकिन अभी तक के खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स में 90% से भी ज़्यादा इनमें से केवल 2 विधियों द्वारा ही खोजे गए हैं। ये हैं संक्रमण विधि यानी ट्रांजिट मेथड और रेडियल वेलोसिटी। हम अभी केवल इन 2 सबसे प्रमुख तरीकों को ही समझेंगे। सबसे पहले
हम संक्रमण विधि को समझते हैं। ये विधि एक्सोप्लैनेट्स खोजने की सबसे प्रभावी और अभी तक की सबसे सफल विधि है। अभी तक खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स में 70% से भी अधिक इसी विधि द्वारा खोजे गए हैं। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने मात्र तारे के सामने से गुजरता है और जब वो पृथ्वी और अपने तारे के बीच आता है तो उस तारे की चमक में थोड़ी सी कमी आती है। वो अपने मात्र तारे के प्रकाश को किंचित रूप से मंद कर देता है। तारे तथा पृथ्वी के मध्य से ग्रह के गुजरने को संक्रमण यानी ट्रांजिट कहा जाता है। तारे के प्रकाश में यदि एक नियत अंतराल पर कमी आती है तो ये किसी ग्रह के द्वारा नियत अंतराल पर तारे के सामने से गुजरने का संकेत होता है। प्रकाश में आने वाली इस कमी की मात्रा से ग्रह के आकार का भी पता लगाया जा सकता है, अर्थात इन ग्रहों की परछाई से ही इनके होने का और इनके आकार तथा इनके परिक्रमा काल का पता लगा लेते हैं। ये विधि एक्सोप्लैनेट खोजने की सबसे प्रभावी और अभी तक की सबसे सफल विधि है। एक्सोप्लैनेट खोजने की दूसरी सबसे सफल विधि है रेडियल वेलोसिटी मेथड यानी कोणीय गति। इस विधि में अत्यधिक संवेदनशील स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रयोग होता है जो कि तारे के प्रकाश वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में इस तारे की परिक्रमा करते छोटे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न विचलन को पकड़ लेता है। यदि तारा निरीक्षक की ओर गति कर रहा है तो स्पेक्ट्रम नीले रंग की ओर विस्थापित होगा और यदि तारा निरीक्षक से दूर जा रहा है तो स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर विस्थापित होगा। खगोल वैज्ञानिक तारे के स्पेक्ट्रम में एक निश्चित अवधि में होने वाले लाल, नीले और वापस वास्तविक स्पेक्ट्रम को पाने का प्रयास करते हैं। यदि किसी तारे के स्पेक्ट्रम में इस तरह का विचलन पाया जाता है तो ये उस तारे की परिक्रमा करते किसी अन्य पिंड की उपस्थिति का संकेत होता है। यदि एक विचलन की मात्रा अधिक ना हो तो वो पिंड कोई ग्रह हो सकता है, लेकिन इस विधि में कुछ कठिनाइयाँ हैं। जैसे इसमें ग्रह के द्रव्यमान की गणना सटीक रूप से नहीं की जा सकती है और खोजा गया पिंड ग्रह ना होकर कोई कम द्रव्यमान वाला तारा भी हो सकता है। इस विधि से अभी तक 800 से अधिक ग्रहों की पुष्टि की जा चुकी है। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सोप्लैनेट की खोज होती कैसे है। अब हम समझेंगे कि इनके बारे में इतनी जानकारियाँ कैसे पता चलती हैं। जैसे ग्रह का वायुमंडल कैसा है, उसका द्रव्यमान, वहाँ ऑक्सीजन, पानी या अन्य गैसों और तत्वों की मात्रा वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं। ये सब जानने के लिए वैज्ञानिक रेनबो यानी इंद्रधनुषीय रंगों का स्पेक्ट्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, भौतिकी में किसी वस्तु से रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश का वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम उस प्रकाश में उपस्थित सारे रंगों का फैलाव होता है। ये देखा गया है कि किसी भी तत्व को यदि गर्म किया जाए तो वो अनूठे स्पेक्ट्रम के प्रकाश छोड़ता है। इस स्पेक्ट्रम के रंगों की जांच से पहचाना जा सकता है कि ये कौन से तत्व से आ रहा है और वो तत्व किस तापमान पर है। इसी के द्वारा पता चलता है कि किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं और वहाँ का तापमान कैसा है। इसका प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी से करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष तक की दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों की बनावट और तापमानों का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये एक बहुत ही गहन और जटिल कार्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं रेडियो की। अंतरिक्ष बिल्कुल शून्य तो नहीं है पर शांत भी नहीं है। ये तरह तरह के कोलाहल से भरा हुआ है। इस कोलाहल को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। यहाँ पर हमारे कानों का काम करती हैं ये रेडियो तरंगे, रेडियो टेलीस्कोप, जो अंतरिक्ष में दूर दूर से आ रही रेडियो तरंगों को पकड़ सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि अंतरिक्ष में कोई रेडियो स्टेशन नहीं है, कोई रेडियो प्रसारण नहीं होता, तब भी असंख्य रेडियो तरंगे हमारे पास पहुंचती हैं। ये तरंगे पैदा करते हैं अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैले हुए
असंख्य तारे, तारामंडल, आकाश गंगाएं और अनेकों खगोलीय पिंड। इनकी ये रेडियो तरंगे ही इनका परिचय हैं, यानी इनकी पहचान होती है। रेडियो वेवलेंथ का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि रेडियो वेवलेंथ के रास्ते अंतरिक्ष में आने वाले गैस और धूल के बादलों के पार क्या हो रहा है ये पता लगाया जा सकता है, जबकि अन्य विधियों में ये एक बड़ी कठिनाई भरा कार्य है। रेडियो तरंगों का खगोल शास्त्र में सबसे पहला प्रयोग 1930 के दशक में कार्ल जैंक्सी नामक अमेरिकी खगोल शास्त्री ने किया था, जब उन्होंने हमारी आकाशगंगा से विकिरण यानी रेडिएशन आते हुए देखा। उसके बाद तारों, गैलेक्सियों, पल्सर, क्वेज़ारों और अन्य खगोलीय वस्तुओं का रेडियो खगोल शास्त्र में अध्ययन किया जा चुका है। बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि भी खगोलीय सूक्ष्म विकिरण यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करने से ही की गई है। रेडियो खगोल शास्त्र में विशाल रेडियो एंटेना के जरिए रेडियो तरंगों को पकड़ा जाता है और फिर उन पर अनुसंधान किया जाता है। इन रेडियो एंटेनाओं को रेडियो दूरबीन यानी रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है। कभी कभी रेडियो खगोल शास्त्र किसी अकेले एंटेना से किया जाता है और कभी कभी एक पूरे रेडियो दूरबीन के गुट यानी एक जाल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इन सबसे मिले रेडियो संकेतों को मिलाकर एक ज़्यादा विस्तृत तस्वीर मिल सकती है। क्योंकि रेडियो दूरबीनों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए अक्सर ऐसी दूरबीनों की श्रृंखलाएं शहरों से दूर, रेगिस्तानों और पहाड़ों जैसे बीहड़ इलाकों में मिलती है। रेडियो संकेतों का एक्सोप्लैनेट की खोज में बहुत बड़ा योगदान नहीं है, फिर भी रेडियो तरंग खगोल शास्त्र में अनुसंधान यानी रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब हो सकता है हम में से कई दोस्तों के मन में ये प्रश्न आए कि इतनी तकनीक और अनंत संभावनाओं के बाद भी अभी तक इतने कम एक्सोप्लैनेट की ही खोज क्यों हुई है। दोस्तों, इन सौर बाह्य ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स की खोज की तकनीक हाल फिलहाल में विकसित हुई है। उन्नत परीक्षण तकनीक तथा उन्नत उपकरण जैसे हार्प तथा केपलर वेधशाला के द्वारा इन ग्रहों की खोज तथा पुष्टि का इतिहास केवल 10 से 12 वर्ष पुराना है। मार्च 2009 में नासा द्वारा केपलर दूरबीन को लॉन्च किया गया था, जिसने एक्सोप्लैनेट्स की खोज में एक क्रांति लाई और अपने पूरे जीवन काल में 5,30,506 तारों का निरीक्षण कर 2,662 यानी 2,662 एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के बाद अक्टूबर 2018 में रिटायर हुआ। अब केपलर और हब्बल टेलीस्कोप की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए नासा मार्च 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च करने वाला है, जो कि हब्बल से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और हम मनुष्यों को अंतरिक्ष विज्ञान में एक अगले युग में लेकर जाएगा। पर्सनली इस लॉन्च का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक्सोप्लैनेट्स की खोज के विज्ञान का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपकी कोई जिज्ञासा शेष है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसे शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नया सीखने मिला तो दोस्तों लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। तो दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस। जय विज्ञान, जय हिंद।